There's very few persons. Hello. Am I audible? Yes. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आज बहुत कम लोग हैं, मैं वही वेट कर रहा हूँ. मैंने कहा एक दो और ज्वाइन हो. चलिए, शुरू करेंगे, है ना? बस आज पता नहीं क्यों कम लोग हैं. चलिए शुरू करते हैं. हमने लास्ट सेशन में ये कवर कर लिया था, फिल्टर, सिलेक्ट, अरेंज, म्यूटेड, समराइज. आज जो हम टाइडियल लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए, जो आज हम पढ़ेंगे. और हम उसके कुछ फंक्शंस देखेंगे. वो फंक्शन जो हैं, 4 फंक्शंस हम लोग आज स्टडी करेंगे अलग अलग. गेदर हुआ, सेपरेट हुआ, है ना, और यूनाइट हुआ, स्प्रेड हुआ. गेदर और स्प्रेड एक दूसरे के अपोजिट. गेदर करना और फैलाना, इकट्ठा करना और फैलाना. और सेपरेट और यूनाइट ये एक दूसरे के अपोजिट है. भाई यूनाइट करना, लोगों को सेपरेट करना, अलग करना. तो हम समझेंगे गेदर और स्प्रेड क्या है और यूनाइट और सेपरेट क्या होता है. ठीक है. तो मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ. नेम विल्बर पटेनिया जॉर्जरी मैंने लिया हुआ है, और ए और बी दो और वेक्टर लिए हैं. 67, 80, 64, 56, 90 एंड 50. मैं बताऊंगा, इसको नाम मैंने मेसी डेटा सेट दिया है. मैं इसको रन करूँ. ये है ए और बी. अब ये जो है ए और बी है क्या यहाँ, ये कोई ट्रीटमेंट है, इनको दिया गया है मेडिसिन, और उसके बाद इनके हार्ट रेट अपन ने देखे. ये हार्ट हार्ट रेट है इनकी, हार्ट की हार्ट बीट कितनी है आफ्टर दैट मेडिसिन. ओके, ये एक छोटा सा मैंने एक डेटा सेट लिया है. और टाइडियल लाइब्रेरी में यूज करके इस डेटा को गैदर करना चाहता हूँ. अब गैदर कैसे होगा कि जो हार्ट रेट है, ड्रग्स अपने पास ए और बी दो है ना? और ये हार्ट रेट है और ये पेशेंट्स. तो मैं एक ड्रग का कॉलम अलग बनाऊंगा और हार्ट रेट का कॉलम अलग बनाऊंगा, जो यहाँ पे मेंशन ही नहीं हो पा रहा है ना. तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रग गैदर कर रहा हूँ, इसको इकट्ठा कर रहा हूँ. हार्ट रेट, ड्रग जो है, जो यहाँ लिखूंगा वो यहाँ आएगा. ड्रग एज टू बी,
जितने हो इस टू लिख दें या कॉमा, ड्रग ए इज टू बी एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होगा, जो इसकी वैल्यूज हैं वो बीच में आएंगी, उसका कॉलम ने बीच में आएगा। मैं भी आपको बताता हूँ। देखिएगा दोनों में डिफरेंस। स्क्रिप्ट में है ना? स्क्रिप्ट में है ना ये। सर ये बेसिक और अप्लाई से मैं देख रही हूँ, इसको तो दिख ही नहीं रहा। है मैसी है ना नीचे, आप सबसे डीपी डीपी विथ आर वाले देखिए, अच्छा डीपी विद आर, ओके। है डीपी विथ आर। समझ में आया आपको? ये गैदर किया मैंने डेटा को। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे डेटा, एक बार ओरिजिनल डेटा एक बार दिखा दीजिए। ये ओरिजिनल डेटा है मेरा, दिख रहा है आपको? 3 रो है बस इसमें। 3 रो। ये ट्रीटमेंट है, ड्रग ए और बी, और उसके बाद उनके हार्ट रेट है कितना कंट्रोल में। ए हार्ट रेट है और बी क्या है? ए और बी जो है वो आपके ड्रग है जो उनको दिए। ए ड्रग देने के बाद हार्ट रेट, और बी ड्रग देने के अच्छा बाद अच्छा, हार्ट रेट। ओके। ओके, तो मैं जो ड्रग है इसका एक कॉलम अलग बना लिया। तो ड्रग आप सबसे पहले लिखेंगे ये गेदर में। फिर ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज के लिए आप नेक्स्ट कॉलम हार्ट रेट, और जो ड्रग है उसकी क्या कितनी कैटेगरी है, एच टू बी, है ना, कहाँ से कहाँ तक है, वो आप इस तरह से लिख देंगे। अच्छा क्योंकि जो हार्ट रेट होगा, जो सेंटर वाला होगा वो न्यूमरिक होगा हमेशा, ये न्यूमरिक होगा, तो यहाँ कोई कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूस है। ओके, ठीक है। अब ये गैदर किया मैंने। अब ये जो गैदर किया इसको मैं वापस स्प्रेड करता हूँ, है ना, वापस उसी पोजीशन में लाऊंगा जैसे पहले था। तो मेसी, तो मैंने मेसी नाम दिया, चेंज तो किया नहीं। मेसी पाइप टू स्प्रेड, किसको मुझे स्प्रेड करना है, ड्रग को। ड्रग के कॉलम नेम हो जाएंगे, जिसको स्प्रेड करना है वो कॉलम नेम में ए और बी में आ जाएगा, और हार्ट हार्ट रेट उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, देखिए ये वापस से स्प्रेड हो गए, समझ में आ गए? हाँ जी। पिवट और अनपिवट भी तो कुछ इसी टाइप से काम करता है। कौन सा? पिवट और हाँ, अनपिवट। पाइवेट टेबल जो होता है ना, पाइवेट होती है, ये टाइडियर का है। काफी पैकेजेस हैं, अलग अलग पैकेजेस से चीजें हो जाती हैं क्या। पाइवेट भी वैसे ही करता है काम। ओके, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए हम नेक्स्ट डेटा फ्रेम ले रहे हैं। नेक्स्ट डेटा फ्रेम ले रहा हूँ, इसमें 4 आईडीज हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है। एक ट्रीटमेंट है टीआरटी, जिसका नाम दिया है सैंपल रिप्रेजेंट कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट इच 2 टाइम्स, दोनों दोनों दो बार। वर्क टाइमिंग जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिया 4 का, होम टाइमिंग, वर्क टाइमिंग 2, वर्क टाइम होम टाइमिंग 2, वर्क टाइमिंग 1, और ऐसे करके। और इसका भी नाम मैंने मैसी ही रखा है, मैस डेटा। ये मेरा डेटा फ्रेम।
इसको भी मैं गैदर और सेपरेट करके स्प्रेड करके बता रहा हूँ आपको अभी, और समझ में आ जाए आपको थोड़ा सा। तो यहाँ मैं जब गैदर कर रहा हूँ इसको, की नया कॉलम रख रहा हूँ, की जो कि कैटेगरिकल होगा, नेचुरली मैंने आपको बताया कैटेगरिकल की कॉलम रहेगा और एक टाइम रहेगा। की यानी जो है गैदर में टी जो है वो, ये सब जो कॉलम है, जो कॉलम नेम है, वो सब की के अंदर आ जाए, ठीक है। और ये जो टाइम है, ये टाइम वाले कॉलम के अंदर जाएगा। आईडी पे मुझे कोई चेंज करना नहीं, आईडी जैसी है वैसी रहे, ट्रीटमेंट जैसा है वैसा ही चलेगा, है ना। तो मैं इसको माइनस करके, तो पहले मैं इसको रन करता हूँ। देखिए नाम चेंज कर दिया है, तो ये इन दोनों पे इफेक्ट नहीं किया वो, है ना, इन दोनों पे इफेक्ट नहीं किया। आईडी 124 1234 आईडी है, और ट्रीटमेंट भी वैसे ही है, की ये आ गया और टाइम ये आ गया। तो ये चीज हो गई आपकी गैदर, ठीक है, आपने गैदर कर लिया। अब गैदर करने के बाद स्प्रेड करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, की और टाइम जो आपने यहाँ लिया था उसको आप स्प्रेड कर दीजिए वापस से, और फिर आप देख लीजिए क्या होता है, फिर वापस वहीं आ गया, ठीक है। अब मैं वापस से इसको पहले गैदर करूं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप में करूंगा वो गैदर पे ही करूंगा काम। अब मैं आ रहा हूं फंक्शन स्प्रेड, सेपरेट, सेपरेट और यूनाइट की बात करेंगे। तो अपन किसको कर रहे हैं, इसको करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, वर्क आई T1, सॉरी वर्क और T1। तो T1 ये अलग कर लूंगा और मैं वर्क अलग कर लूंगा। मतलब जो वर्क है, होम वर्क है, होम से हो रहा है वर्क, या वर्क प्लेस से हो रहा है, या होम से हो रहा है, जो टाइमिंग है वो अपन सेपरेट करेंगे। तो देखिएगा, सेपरेट की यानी जो अपना वर्क T1, होम T1 T2 इनटू, अब इसको दो पार्ट में कर रहा हूँ। अब ये ऐसे सेपरेट होगा कॉलम वाइज। अभी स्प्रेड और गैदर कर रहे थे तो पूरा इधर से उधर ट्रांसफॉर्म हो रहा था, है ना। यहाँ ट्रांसफॉर्म नहीं, यहाँ ऐसे सेपरेट करते हैं बस ऊपर से। तो जो हम वर्क और T1 T2 है, दो पार्ट है और दोनों डॉट से सेपरेट हो रहा है। तो पहला जो है लोकेशन, वर्क या होम, और दूसरी शिफ्ट, टाइम 1 टाइम 2, T1 T2। किसको, की को सेपरेट कर रहे हैं दो पार्ट में। और सेपरेटर यदि पॉइंट होता है तो हमें ये यूज करना है, खाली डॉट यूज करेंगे तो नहीं होगा सेपरेट। बैकवर्ड स्लेश 2 टाइम्स देन डॉट, है ना, यदि अपन को इसको करना है तो ऐसे होता नहीं। देखिए लोकेशन शिफ्ट सेपरेट हो गया। ये सेपरेट फंक्शन यदि हमारे को डेट दी है पूरी, डे दिया है, मंथ दिया, ईयर दिया, उनको सेपरेट करना तो वहां भी यूज होता है, ठीक है। डे का अलग, मंथ का अलग और ईयर का अलग, वह हम लोग यूज करते हैं इसको। अब इसी को यूनाइट करें, सेपरेट का अपोजिट है यूनाइट। तो यूनाइट में की, अपने की को सेपरेट किया। अब की लूंगा, लोकेशन और शिफ्ट, ये दो आपके जो थे इनको आप यूनाइट करना चाह रहे हैं, लोकेशन शिफ्ट, और इसके बीच में सेपरेटर डॉट रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ खाली डॉट रखेंगे चलेगा। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ स्टेटमेंट, वापस अपना वही आ, ठीक है। तो ये की खुद से लेगा, मतलब या उसको डिफाइन करना पड़ेगा ये की कौन सा है? की डिफाइन किया ना मैंने, की नाम दिया मैंने यहाँ पहले, ये ओके। की नाम दिया हुआ है इधर। ये देखिएगा, जब मैंने ये बनाया था शुरू में, है ना, हाँ फिर इसके हाँ। बाद मैंने
जब नाम दिया था तो की और टाइम, की यानी वर्क T1 होम T1 वर्क T2 होम T2, ये की के अंदर आ गया था, इस कॉलम को नेम दे दिया था मैंने, ये देखिए, ठीक है, इस कॉलम को नेम दिया, फिर इस कॉलम को मैंने सेपरेट किया तो लोकेशन और शिफ्ट से सेपरेट किया। आप देखिएगा पहला जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है वो ये देख रहे हैं आप, हाँ। हम्म। है ना। तो इस डेटा फ्रेम में कहीं भी, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कहीं भी मैंने की लिखा है क्या यहाँ? नहीं। देखिए आईडी है 1234, सैंपल कंट्रोल ट्रीटमेंट 2 टाइम्स ईच, ओके। और वर्क T1 में मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 4, वर्क होम T1 में भी 4 है, और ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, समझ में आ गया आप? ये, इससे ये डेटा फ्रेम बना, समझ लीजिए आप आराम से, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। सर ये जो गैदर वाली लाइन है उसको एक बार फिर से समझाइए कि अब जब मैं गैदर कर रहा हूँ इसको, गैदर ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो जो कॉलम है बहुत सारे उसको हम गैदर करते हैं, एक ही कॉलम में लाने की कोशिश करते हैं, एक जैसे कॉलम है, और वैल्यूज के लिए एक अलग कॉलम हमारा डिसाइड हो जाता है जो वैल्यूज ये शो कर रहा है। तो ये जो है वर्क T1 होम T1 वर्क T2 होम T2, ये क्या है, एक प्रकार का की, अपन इसको नाम दे दें या कुछ और नाम दे सकते, जरूरी नहीं की दें, मैंने यहाँ की दे दी, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ड्यूटी 8 भी नाम दे सकते हैं, ड्यूटी कहाँ है किस टाइम है, तो मैंने की दे दिया था, कोई नाम मुझे समझ में नहीं आया तो की दे दिया। तो गेदर में पहला जो हुआ कि भाई आपको इसके लिए क्या नाम देना है, जो कॉलम नेम्स हैं उसको किस नाम से, उसका कॉलम किस नाम से बनाना है, तो कॉलम नेम्स वर्क T1 होम T1 इनके लिए मैंने की कॉलम का नाम दे दिया कि ये इस प्रकार से जुड़ जाए, सब की के अंदर जुड़ जाए, और ये जो वैल्यूज हैं ये मुझे मालूम है कि टाइम है, तो मैंने इसको टाइम नाम दे दिया। ये दो चीजें समझ में आ गई आपको यहाँ तक? ठीक तो है। हमें इसको और इसको करना, अब ये दो कॉलम बच रहे हैं इनका क्या, भाई इस पे हम नहीं चाहते कुछ भी, ये जो गेदर का इफेक्ट आए, ये जैसे हैं वैसे रहे, क्लियर हुआ? ओके। ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, तो क्योंकि या तो मैं यहाँ ये लिख दूं की के लिए कि वर्क .T1 कॉलन टू होम .T2, ये भी लिख सकता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही लेगा, इसको कोई कुछ नहीं करेगा, तो मैं आपको वो भी करके बताता हूँ, ठीक है। या फिर जो रिमेनिंग कॉलम है जो जिसको आपको नहीं छेड़ना है वो माइनस करके लिख दो, दो ओके। तरीके, क्लियर? इसके पहले वाला जो फंक्शन था वो भी हम यही कर रहे थे, राइट, जो ए और बी के साथ यूज कर हाँ, रहे थे। वो वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि वर्क .T1 कॉलन होम .T2, वहां पे भी हमने गैदर फंक्शन यूज किया था। हम वहां थोड़ा भी सा अगर आप गैदर अच्छा गैदर ही किया था, ठीक है, गैदर, लॉजिकली फिर सेम। क्लियर हुआ? मतलब आपके पास दो ऑप्शन, क्लियर, जो थर्ड यस सर। एट्रीब्यूट है, यहाँ दो ऑप्शन, यहाँ तक क्लियर होगा कि नहीं हुआ आपको? यस सर। है ना? अब ये मैंने गैदर कर लिया था, अब गैदर करके मैंने स्प्लिट करके वापस बताया कि मुझे इस फॉर्म में वापस लाना है, कैसे लाऊंगा, तो कुछ नहीं है, जो की है, जो कि इसको स्प्रेड करना है, मुझे इसको कॉलम बनाना है, वर्क T1 होम T1 ऐसे कॉलम बनाना है मुझे, मैं की पहले लिखूंगा, और जो उसके अंदर भरना क्या है, मुझे टाइम भरना है, टाइम भर दिया मैंने, ओके, की में क्या रखना है, टाइम रखना, क्लियर? तो की को मैंने वापस से स्प्लिट कर दी,
क्लियर हुआ? फिर हम आते हैं सेपरेट। तो सेपरेट के लिए मैंने पहले वापस से गैदर किया इसको, मैंने इधर सेपरेट करके बताया आपको। तो सेपरेट इतना टिपिकल नहीं है, जो की कॉलम में उसको सेपरेट कर रहे हैं किसमें, दो भाग में, एक लोकेशन और दूसरा सेपरेट, और डॉट से सेपरेट है इसलिए ये लिखना पड़ा। तो ये अलग अलग बन गए दोनों कॉलम, ठीक है। मैंने वापस उसको यूनाइट कर दिया, यूनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। की और लोकेशन की नाम से कर रहा हूँ, लोकेशन और शिफ्ट को, और सेपरेटर दे रहा हूँ डॉट। डॉट की जगह में कुछ और भी दे सकता हूँ जो चाहूँ, हाइफन देना चाहूँ हाइफन दे सकता हूँ। ओके, एनी डाउट नो यहाँ तक? सर एक्सेल में जो टेक्स्ट टू कॉलम होता है ये उसका फंक्शन है? एक्सेल में जो टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं? हाँ हाँ, नहीं टेक्स्ट टू कॉलम नहीं है, वो तो ट्रांसफॉर्म होगा वैसे की वैसे, कॉलम को टेक्स्ट वो कर, ये पिवट टेबल वगैरह हम लोग कभी बनाते हैं, हाँ, ये उस तरह का तो फंक्शन। सेपरेटर जैसे स्पेस के थ्रू सेपरेट किया हमने उसको, हाँ ये अलग या फंक्शन, हाँ कॉमा के थ्रू हाँ सेपरेट किया। ये हाँ सेपरेट होता है। या डेट, डेट है आपकी, डे मंथ एंड ईयर, उसको आपको सेपरेट करना है ना, तो वो आप सेपरेट फंक्शन से कर सकते हैं। डे अलग कॉलम बन जाएगा, मंथ अलग बन जाएगा, ईयर अलग बन जाएगा, उनको यूनाइट से आप उसको साथ में ले सकते हैं, ठीक है। सेपरेट और यूनाइट का यूज होता है। इज इट क्लियर ना? शिफ्ट का क्या मतलब हुआ सर यहाँ पर? हम्म, शिफ्ट? ये दो मैंने कॉलम पे नाम रखा था ना, यहाँ पे शिफ्ट नाम रख दिया ना। अच्छा अच्छा, लोकेशन। लोकेशन और शिफ्ट में डिवाइड किया था मैंने की को, ये की कॉलम, समझिए इस की कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। तो की को डिवाइड किया इनटू लोकेशन एंड शिफ्ट, व्हाट इट, ये है। और उसको फिर वापस यूनाइट किया की के नाम से, किसको, लोकेशन और शिफ्ट, व्हाट इट। ओके सर। दो चार बार रन करके देखना पड़ेगा आपको इसको, क्या थोड़ा टाइम लगता है समझने में इसको। सब ऐसा नहीं है कि वन शॉट हो जाए। बहुत डेटा प्रिपरेशन बहुत टेक्निकल है सर, कंपैरेटिवली भी जितना किया। अभी तो क्या होता है, ये तो चलिए ठीक है, डेटा प्रिपरेशन जो अपन जनरल डेटा प्रिपरेशन है वो बताया, कई बार अपन को बिजनेस लॉजिक से डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या वहां तो और फंक्शन अपन को सर्च करना पड़ता है इंटरनेट पे, यार ऐसा करना है तो क्या करेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। डेटा प्रिपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, 60 से 80% डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट टाइम स्पेंड करते हैं खाली डेटा प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो ये अपना अब जो लास्ट चीज बची है आज की, वो है डेट टाइम से रिलेटेड ना, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा डेटा प्रिपरेशन। तो डेट टाइम के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है, इसमें लुब्री डेट करके लाइब्रेरी है। देखिएगा क्या होगा कि जो हमने कोई भी डेट या टाइम दिया है, वो हमेशा यदि मैं टाइप कर रहा हूँ तो या तो वो कैरेक्टर फॉर्मेट में होगा मोस्टली, क्योंकि हाइफन है उसमें, बीच में कुछ है। तो जैसे लुब्रिडेट लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, और मान लीजिए आपने डेट इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इसमें पहला क्या है, ईयर है, दूसरा मंथ है, तीसरा डे, तो वही आप यहाँ लिखेंगे ईयर मंथ डे। ये जो फंक्शन है YMD, वो लुब्रिडेट लाइब्रेरी का, और ये इस फॉर्मेट को चेंज कर देगा जो डेट फॉर्मेट होता है उसमें। यदि मैं इसको खाली रन करूं तो ये तो एक कैरेक्टर है कि नहीं, क्लास इसका क्या कैरेक्टर है, कोर्स के अंदर है, समझ रहे हैं आप लोग। अब जब मैंने इसमें YMD लगा दिया तो ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो गया,
मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, सपोज कर लीजिए, मैं आपको इसको बहुत दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये मैंने डेट क्या दे रहा है, क्योंकि डेट कोई फंक्शन है उसमें, लुब्री डेट में, इसलिए मैं डेट ऑफ लिख रहा हूँ, है ना, वो उसको प्लेस करेगा कहीं ना कहीं, और मैं उसमें ये चीज लिख रहा हूँ। मैं इसको रन किया, इसका क्लास बता, क्या क्लास है, कैरेक्टर, है ना। अब देखिएगा, मुझे यदि डेट के साथ डील करना है, टाइम के साथ डील करना है, तो मुझे लोबरी डेट लाइब्रेरी लेना पड़ेगी, और उस कॉलम को जो मेरा डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर लोबरी डेट लाइब्रेरी अप्लाई करना पड़ेगी, तो वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा कैरेक्टर की जगह। तो यहाँ मैं वही आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो मैं डेट ऑफ ही ले रहा हूँ, नाम वही लूंगा, अंडरस्कोर ऑफ, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लिब्री डेट लाइब्रेरी इस वेक्टर पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पहला ईयर है, दूसरा मंथ है, तीसरा डे है, ठीक है। मैं किस पे कर रहा हूँ, डेट ऑफ पे। अब मैं आपको इसका क्लास बताता हूँ, आ गया, चेंज हो गया क्लास, क्या डेट क्लास हो गया कि नहीं इसका, पहले कैरेक्टर था, कैरेक्टर से डेट में हो गया, गॉट इट, समझ ईयर गया पूरा नहीं हो तो, है। कैरेक्टर में ईयर पूरा नहीं हो तो, जैसे पूरा 2011 की जगह अगर सिर्फ 11 हो। 11 होगा तो देखते हैं, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मैं करके देखता हूँ, पॉसिबल है। ये कैरेक्टर है, मैंने डेट ऑफ किया, और फिर मैं आपको इसको पहले दिखा भी दूं क्या आउटपुट दे रहा है। 2011/6 हम्म, 4 ऑटोमेटिक ले लिया उसने, ठीक है, अपने आप ले लेगा, 2011 ही लेगा उसको, करंट उसमें 1911 नहीं लेगा, ठीक है सर। ठीक है। क्लास तो डेट डेट ही हो जाएगा, सर सॉरी। इसे कहीं किसी कॉलम में ये फंक्शन लगाना है तो ये यूज होगा, मतलब हाँ मैं डेट बता रहा हूँ, फॉरवर्ड। उसी चीज पे आ रहे हैं अभी अपन। अब मान लीजिए आपके अभी वाईएमडी तो समझ में आ गया, वाईएमडी क्यों लिया मैंने, पहले ईयर लिखा था, फिर मंथ लिखा था, फिर डे लिखा था, और इसी को मुझे कन्वर्ट करना है डे, मतलब उसमें लिबरी डेट, डेट फॉर्मेट, डेट क्लास में। अब मान लीजिए आपका मंथ पहले लिखा हो, डे बाद में लिखा हो, और ईयर बाद में लिखा हो, तो आप वही जो सीक्वेंस है वो भाग लिखेंगे, मंथ डे ईयर, व्हाट इट। और मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, ये जो डेट डेट का जो फॉर्मेट है वो है ईयर मंथ डे। ये मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ईयर मंथ डे, फिर आवर मिनट सेकंड, ना सबसे बड़ी यूनिट सबसे पहले आती है ईयर, फिर आएगी मंथ, फिर आएगा डे, फिर आएगा आवर, फिर आएगा मिनट, फिर आएगा सेकंड, ऐसे चलता है सीक्वेंस, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, डायरेक्ट आउटपुट बताएगा ये, देखिएगा, कर दिया ईयर मंथ डे में, हमेशा कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक। पर यहाँ हमें ईयर मंथ डे नहीं लिखना, यहाँ ये लिखना है जिस फॉर्मेट में आपका डेट दिया हुआ,
वो फॉर्मेट MDY। यहाँ DMY दिया हुआ है, डे मंथ ईयर, चाहे वो सेपरेटर कुछ भी लगाओ, यहाँ हाइफन लगा, यहाँ लगा ही नहीं था, यहाँ पे अपन ने फॉरवर्ड स्लैश लगा। ठीक है, तो देखिए सबको कन्वर्ट कर देगा ईयर मंथ डे में, वो क्लास बन जाएगी डेट। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी। yes sir. क्योंकि आपके पास डेट किसी भी कॉलम में आया हो, आपको लुब्रिडेट का ये फंक्शन चलाना जरूरी है। जिस फॉर्मेट में होगा, यदि ईयर मंथ डे में है तो YMD लिखेंगे, मंथ डे ईयर में है तो MDY लिखेंगे, DMY लिखेंगे डे मंथ ईयर में। ठीक है, बिना इस फंक्शन को चलाए आप उस डेट वाले कॉलम को यूज ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, वो फंक्शनिंग नहीं आएगी उसमें टाइम के हिसाब की ना। टाइम बहुत सेंसिटिव चीज है, तो उसके लिए एक अलग डेटा टाइप हो जाता है डेट। अब देखिएगा मैं यहाँ पर, अभी तो YMD देखा हमने, है ना। यहाँ हमारे पास है एक कैरेक्टर है, पूरा एक कैरेक्टर है ना। और इस कैरेक्टर को मैं ये कैरेक्टर जो है किस प्रकार से दिया, ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया है और डे दिया है, तो ईयर मंथ डे, इसके बाद हाइफन देके जो अगला टाइम जोन है वो दिया है मैंने 12 आवर्स 0 मिनट 0 सेकंड। ये आ गया, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट होता है। और यहाँ भी यही है, इसलिए मैंने ये लिखा है। यहाँ यदि कुछ और होता तो मैं उस हिसाब से लिखता जैसा पिछले केसेस में होगा। अब यहाँ टाइम जोन मुझे क्या चाहिए, पैसिफिक ऑकलैंड अराइवल। तो मैंने ये रन किया और मैं आपको अराइव करके बताता हूँ। तो ये उसने दे दिया कि टाइम जोन दे दिया और ये पूरा दे दिया। अब लीव का भी मैं लिखता हूँ, तो ये उसका हो गया। अभी आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या करने वाला हूँ। अभी तो मैंने ये दोनों टाइम जोन अराइवल और लीव का बता दिया। मुझे खाली सेकंड चाहिए, अराइव का सेकंड क्या था। अराइव का सेकंड तो 0 है जी, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने 25 करना है, तो मैंने 25 किया। सेकंड अराइव इक्वल टू ये अपन करते हैं, तो ये 25 हो गया। अब यदि अराइव देखूंगा तो मेरा टाइम में यहाँ चेंज हो गया। यदि अराइव को मैंने रन किया तो 25 सेकंड। अब मुझे मालूम करना है यार, वर्किंग डे कौन सा था उस दिन, वीक डे कौन सा था, सॉरी वीक डे कौन सा था अराइवल में। मैं लेवल भी चाहता हूँ। लेवल है ना, मुझे समझ में आया कि मुझे नहीं मालूम 1 2 3 4 ये देगा, 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या है, संडे मंडे, वो लेबल के लिए मैंने ट्रू लिखा है। नहीं लिखूंगा तो वो तो नंबर तो देगा। ये सैटरडे दिया है इसने। ओके, तो उस तारीख को 4 जून 2011 को सैटरडे था, जो बता रहा है वीक डे, है ना। यदि मैं लेवल हटा देता, ये लेवल हटा देता, तो खाली 7 दे रहा है मुझे, लेवल नहीं दे रहा है। 7 दे रहा है तो मुझे समझ में नहीं आएगा 7 क्या होता है। जनरली लोग जानते हैं संडे से चालू होता है, सैटरडे एंड होता है, तो सैटरडे होगा, ऐसे समझ सकते। जिनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम लेवल चाहिए तो लेवल दे सकते हैं, जरूरत है यदि लेवल लिखने की। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं मीटिंग। अब मान लीजिए सामने वाले ने टाइम लिखा है पैसिफिक ऑकलैंड का, मीटिंग का टाइम लिखा हुआ आपको दिया मेल में, या लिस्ट दी है उनके जो डिफरेंट दिन वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग सेशन या जो भी चल रहा है, जो भी मीटिंग्स, वो उनकी उन्होंने लिस्ट दे दी है आपको। ये टाइम जोन दे दिया, टाइम जोन उन्होंने दिया पैसिफिक ऑकलैंड सब में, है ना, उस कॉलम में। तो टाइम है पैसिफिक ऑकलैंड के हिसाब से है, और ये मीटिंग्स हैं उन्होंने। मान लो अभी यहाँ तो अपन ने एक ही मीटिंग ली है, और भी पूरी लिस्ट हो, कॉलम हो, तो ये मैं मीटिंग, और मीटिंग आपको रन करके बताता हूँ फिर। तो ये अपना मीटिंग का टाइम है। अब हम तो हैं साहब इंडिया में, हमें तो यहाँ के हिसाब से टाइमिंग आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, समझ में दिमाग में बैठ जाएगी इतने बजे मीटिंग है भाई, इतने इतने बजे मीटिंग है इंडियन टाइम के हिसाब से।
तो हम फंक्शन यूज करते हैं विथ अंडरस्कोर टाइम जोन टीजे। मीटिंग किस पे, जो कॉलम का नाम है आपका जो उन्होंने भेजा हुआ है वो लेंगे, और यहाँ आप अपना टाइम जोन लिख देंगे, भैया किस में कन्वर्ट करना है मुझे, एशिया कैलकाटा। और देखिएगा मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, ये आईएसटी में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। मतलब वहां 9 बजे का बोल रहा है, यहाँ 2:30 पे होगा, ये 2:30 रात के हैं, है ना। 24 आवर का टाइम फॉर्मेट है। इज इट क्लियर? हाँ जी। आप घबराई नहीं, ये सब याद रखना है आपको, ये स्क्रिप्ट बस अपने साथ रखना है, जब भी आपको टाइम वाइम सा वर्क करना है एक बार इस स्क्रिप्ट को रिव्यू करके कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ अपना वेरिएबल चेंज करना है। इतना कोई दिमाग में रखने की चीज नहीं है, धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस में होता है तो याद हो जाएगा। ठीक है। अब लास्ट चीज है लीप ईयर वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखिए, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे टाइम में। सर रियलिस्टिकली जो डेटा आता है आपके पास उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं कि सॉल्व करने के लिए। आई थिंक डेट वाला तो फिर भी समझ में आ रहा है, बट वो डेट वाला तो स्प्लिट रहता है, गैदर यूज होता है काफी। गेदर कभी कभी यूज हो जाता है, गेदर वगैरह कभी यूज हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लोग हमें अलग फॉर्मेट में वो भेज देते हैं, तो हमें करना पड़ जाता है फिर उसको, पर बहुत कम होता है, रेयर केस में इतना होता नहीं है। जनरली तो क्या हम लोग एक्सेल पे ही निपटा लेते हैं पूरा काम। क्या, जो भी हमें फॉर्मेटिंग करना होती है ना, जैसे मान लो 4 सीट भेजी उन्होंने मुझे, एक्सेल सीट है उसमें 4 फाइल, 4 एक्सेल फाइल है उसमें 4 सीट्स है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4। सीट 1 में मान लीजिए मुझे डेटा दिया है उन्होंने, जैसे साइकोलॉजी का स्टडी होता है उसमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं। कंट्रोल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया रहता है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको अपन ने कुछ ट्रीटमेंट दिया है। तो इसमें प्री पोस्ट ज्यादा स्टडी होती है कि ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या अंतर आया वो चेक करने के लिए। तो मान लीजिए मुझे 4 फाइल्स हैं, 4 सीट्स हैं एक्सेल में। पहली सीट में मुझे कंट्रोल का प्री डेटा दिया हुआ है ना, प्री यानी कंट्रोल में तो ट्रीटमेंट दिया ही नहीं है, पर प्री पोस्ट इसलिए रहते हैं कि उतने ड्यूरेशन बाद हम कंट्रोल को भी चेक करते हैं, जितने ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट हमने एक्सपेरिमेंटल को दिया है कि भाई उनमें कुछ उतने ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ उनमें चेंज आया है क्या, तो वो करने के लिए। तो कंट्रोल प्री की एक सीट है, कंट्रोल पोस्ट की एक सीट है, एक्सपेरिमेंटल प्री की एक सीट है, फिर एक्सपेरिमेंटल पोस्ट की एक सीट है। तो 4 सीट है मेरे पास उस फाइल। अब क्या होगा कि मुझे इस डेटा को कंपाइल करना पड़ेगा अपने हिसाब से, फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे एक मास्टर डेटा सीट बनाना रहती है। तो मास्टर डेटा सीट में मैं क्या करूंगा कि जब जो मेरे पास पहली सीट है कंट्रोल प्री की, तो कंट्रोल प्री में कहीं भी कंट्रोल नाम का कोई कॉलम नहीं होगा। ग्रुप क्या है, ग्रुप नाम का कोई कॉलम नहीं होगा क्योंकि वो सीट ही कंट्रोल प्री की है। बात समझ रहे हैं आप? तो मुझे एक ग्रुप कॉलम मास्टर सीट में लेना पड़ेगा, जिसमें मैं 4 कैटेगरी आएंगी, जिसमें मैं 2 कैटेगरी डालूंगा, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल, है ना। फिर ये मेरे पास हो गया, एक ग्रुप बन गया, भाई ये कंट्रोल हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल हो गया। क्योंकि कंट्रोल प्री के ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल पोस्ट के ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल प्री के ऑब्जर्वेशन जो भी वैल्यूज आ रही है मेरे पास, और एक्सपेरिमेंटल पोस्ट की जो वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद जो आइटम मैंने लिए हैं, जो भी आइटम मैं ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चंस मैंने पूछे प्री में, 15 वही क्वेश्चन मैंने पोस्ट में पूछे, वही क्वेश्चन मैंने एक्सपेरिमेंटल से पूछे, है ना, सेम। तो 15 क्वेश्चन जो आइटम है, जो मेरे आइटम है 15 आइटम है, तो मैं इसको क्या करूंगा,
क्योंकि यहाँ तो मैंने कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल दो ग्रुप कर दिए, तो मेरे पास अब ऑब्जर्वेशन मान लीजिए 30 ऑब्जर्वेशन थे कंट्रोल के, 30 ऑब्जर्वेशन थे मेरे पास एक्सपेरिमेंटल के, 30 रिस्पोंडेंट थे, 30 सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, जिसको अपन सब्जेक्ट्स भी बोल सकते। तो अब मेरे पास 60 सब्जेक्ट हो गए, 30 कंट्रोल के हो गए, 30 मेरे पास एक्सपेरिमेंटल के हो गए, तो वो मैंने एक ही लाइन में ले लिया, 60 हो गए मेरे पास। अब आइटम मेरे पास 15 है, जो प्री के हैं और पोस्ट के हैं। तो मैं क्या करूंगा कि आइटम 1 प्री अंडरस्कोर आइटम 1, प्री अंडरस्कोर आइटम 2, ऐसे करके 15 आइटम प्री के हो जाएंगे और 15 आइटम पोस्ट के हो जाएंगे। और जो कंट्रोल ग्रुप के सामने मैं कंट्रोल ग्रुप का डेटा उठा के पेस्ट कर दूंगा, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के सामने वही प्री पोस्ट के एक्सपेरिमेंटल के आइटम पेस्ट कर दूंगा। ये मेरी मास्टर सीट बन गई है। अब इस मास्टर सीट से मुझे जो काम करना है वो करूंगा। तो ये इस तरह के काम हम लोग ज्यादातर जो हैं मल्टी सीट्स हैं, हम मास्टर सीट एक्सेल पे ही कर लेते हैं कॉपी पेस्ट से। जब मास्टर सीट बन जाती है फिर हम उसको आर में रीड करते हैं। क्लियर? ओके तो सर। वो सही है वैसा करना। आज से पूरा करने से अच्छा कि एक्सेल में आप कर लो, फिर उसके मास्टर शीट को। क्या होता है कि ये हमें थोड़ा इजी पड़ता हाँ सही है। है ना, और कंफ्यूज नहीं होते हम लोग। यहाँ फॉर्मूला सिंटेक्स डाल रहे हैं, हालांकि कुछ का कुछ बन जाए वो, है ना। और ये तो हम खुद कर रहे हैं, तो ये मास्टर सीट का काम मोस्टली हम लोग जो है एक्सेल में ही कर लेते हैं। बहुत इजी पड़ता है, हमें कॉपी पेस्ट ही करना है खाली, क्या है, और आराम से काम हो जाता है। फिर हम उस मास्टर सीट को सीएसवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सीएसवी में एक ही सीट का फाइल होता है हमेशा। अब सीएसवी में कन्वर्ट हो गया, मास्टर सीट आ गया हमारे, उस मास्टर सीट को फिर हम आगे आर पे एनालिसिस कर लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. अब पोल टाइम। जी, दिख रहा है पोल आप लोगों को? क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ भाई, बाकी दो लोग बचे हैं।
आप लोगों के रिजल्ट सभी के सही है। डिक्शनरी इज नॉट द डेटा टाइप ऑफ आर। तो समझ में आ गया टाइम का थोड़ा सा। अब ये लीप ईयर वगैरह का हम देखते हैं कि हमें मालूम करना है 2011 लीप ईयर है कि नहीं। तो फंक्शन है लीप अंडरस्कोर ईयर, ये भी लुबडी डेट का ही फंक्शन है। और उसमें आप डेट टाइम जो भी है ईयर जो भी डालना है डाल दीजिए, ये बताएगा फॉल्स या ट्रू में आंसर देगा। भैया नहीं है 2011 नहीं है, क्योंकि वो जो ईयर थोड़ा सा डिविजिबल है ईयर का नहीं है, वो लीप ईयर होता है। जो फोर से डिविजिबल नहीं है वो लीप ईयर नहीं होता है। तो यहाँ मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना मैं इसमें जाना नहीं पड़ता है टाइम में। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये टाइम जोन है डी ईयर्स वन में इसमें ऐड कर रहा हूँ, एक साल। तो देखिएगा क्या है। तो एक साल बाद का जो डेट दे रहा है वो 1 जनवरी 2011 है, ये 1 जनवरी 2012 दे रहा है। और 2011 इज नॉट ए लीप ईयर, इट इज द 365 डेज ओनली। और है ना, ये हमें दे रहा है 2001 का एक साल बाद। डी ईयर्स मैंने दिया है। अब मैं खाली ईयर्स लिखता हूँ तो देखें क्या होता है। तो यह डी ईयर्स में मुझे क्या दे रहा है, ये टाइम भी दे रहा है। मुझे टाइम नहीं चाहिए, मैं खाली ईयर्स लूंगा। तो ये मुझे ईयर दे रहा है कि भाई 1 जनवरी एक साल बाद जो है, 1 जनवरी 2011 के एक साल बाद 1 जनवरी 2012 आएगा आफ्टर। अब मैं लीप ईयर पूछता हूँ 2012 के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, ये ट्रू है। और यहाँ भी मैं वही काम कर रहा हूँ डी ईयर्स वन, पर यहाँ 2012 पे ले रहा हूँ, उसके एक साल बाद 2013 की मैं बात पूछ रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिएगा क्या होता है। यहाँ क्या दे रहा है, ये 31 दे रहा है मुझे, 31st। डी फॉर डेज, तुम 365 डेज की बात करेगा ये। सो 1 तारीख से 365 दिन बाद का बताएगा। तो 366 व 2 दिन है, वो है 31 तारीख, 366 डेज ये बता रहा है। मतलब डी ईयर्स यदि हम लिखेंगे तो वो 365 दिन आगे लेके जाएगा, आपको एक साल आगे लेके नहीं जाएगा। अब देखिएगा मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। मैंने ईयर वन लिखा, फिर से ईयर्स वन लिखा है, तो ये मुझे 1 जनवरी 2013 देगा, ना कि 31 दिसंबर 2012। व्हाट इट। यदि मैं ईयर प्लस करता हूं तो एक साल बाद लेके जाएगा, यदि मैं डे ईयर्स एड ऑन करता हूं तो 365 दिन का कैलकुलेशन करेगा। ओके। ये डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, दो टाइम का डिफरेंस। द टाइम डिफरेंस इज 18552 डेज के हिसाब से बता रहा है। तो ये कोई इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है अपन को अभी। टाइम जब अपन टाइम सीरीज स्टडी करेंगे तो मैं इन सब के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। टाइम सीरीज के टाइम में ये सब चीज़ें मैं क्लियर करूंगा आपको, तो उस टाइम उसका यूज रहेगा तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अभी मैं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, तो ये सब अपन देखेंगे टाइम सीरीज के टाइम, उस टाइम जब चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू होने वाला है वो है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, है ना। इन्फ्रेंशियल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई दो वेरिएबल हैं, दो चीजें हैं, उनमें कोई डिफरेंस है।
या दो क्लास ए और बी क्लास के बच्चे हैं, उनके मैथ्स के मार्क्स हैं, तो उनके एवरेज जो मार्क्स है ए सेक्शन के और बी सेक्शन के, क्या उनमें अंतर है? अंतर तो होगा जनरली, थोड़े बहुत एक जैसे एवरेज मार्क्स तो नहीं होंगे, पर वो जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है? यदि कोई विशेष अंतर है तो हम उसका फिर कारण ढूंढेंगे, कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे। तो इस तरह से यदि कोई चीज में सिग्निफिकेंट अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको चेक करने के लिए, उसके इन्फ्रेंस के लिए हम इन्फ्रेंशियल एनालिसिस यूज करते हैं। दूसरा, किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है और वो इफेक्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ना? यदि वो इफेक्ट सिग्निफिकेंट है तो वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे अपना इफेक्ट डाल रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज उसका कोई इफेक्ट नहीं है ना? तो इस तरह की जो स्टडी होती है, ये सब स्टडी हम करते हैं इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में। ठीक है, इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के बाद जो चीज आएगी वो आएगी प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जहां अपना लास्ट मुकाम है डेटा एनालिस्ट का, प्रिडिक्टिव। पर प्रिडिक्टिव में बहुत सी एल्गोरिथम है, वो सब पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम है, आज 10-15 मिनट है, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ सर। है? तो जो मैंने अभी रिसेंट वर्क किया कल के डेट में, एक रिसर्च पेपर के लिए मेरे पास काम आया था, तो उसको कैसे परफॉर्म किया, क्या डेटा सेट था, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, है ना, वो मैं आपको बताता। एक छोटा सा काम था रिसर्च पेपर का। एक्चुअली देखिएगा, जो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस है, उन्होंने एक मुझे रेफरेंस पेपर भी भेजा था। ठीक है, वो रेफरेंस पेपर जो था सीआरएम के ऊपर था। यहाँ सीआरएम का जो मतलब है कि एक तो सीआरएम अपना मैनेजमेंट लैंग्वेज में एक अलग चीज है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कंज्यूमर या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ जो सीआरएम है, ये एक और मीनिंग होता है कि जो रिसेंटली नंबर ऑफ कंपनीज हैव स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, है ना, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको इधर, campaign designed to get people to support worthwhile causes. This strategy is known as the cause related marketing. तो CRM का मतलब है cause related marketing. ओके, भाई हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उसका इतना हम वहां देंगे। कई कंपनी इस तरह के भी करती हैं कि हम इतना कंट्री, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो थी, यहाँ इन्होंने अमेजोन इंडिया, अमेजन के ऊपर किया काम। अमेजन के अंदर कुछ सीआरएम है कि आप वो प्रोडक्ट किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं, खरीदते हैं। अमेजन उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो खाली प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप वहां से आप परचेज करिए और आप डोनेट करिए किसी को, जिसको भी करना है। सो वो सीआरएम एक्टिविटी अमेजन का है, और उसके ऊपर उनका स्टडी था। ये जो स्टडी है, ये एक रिसर्च पेपर था पहले का, जो उन्होंने मुझे रेफरेंस के लिए भेजा था। कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज कॉज रिलेटेड मार्केटिंग, ये एक था। और ये साहब 3 लोगों ने मिलके लिखा था, और रॉस, पेटरसन एंड स्टफ्स। और ये जो पेपर है, एक्चुअली रिसर्च पेपर, ये रद्दी में डालने लायक है ना। मैं उसका कारण बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो इन्होंने रिसर्च डिजाइन लिया है और जो टेस्ट लगाए हैं, वो पूरे गलत लगाए हैं। वो टेस्ट यहाँ चल ही नहीं सकते, ना लग ही नहीं सकते हैं, मतलब इनिशियल लेवल पे ही उसको नकारा जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टडी होती हैं, और पब्लिशर्स उसको अप्रूव भी कर देते हैं। उनके पास एक्सपर्ट टीम ही नहीं है कि जो एक्सपर्ट को भेजें कि भाई ये रिसर्च पेपर आया यार, इस पर अपना व्यू दो, रिव्यू दो। नहीं, पैसा देना पड़ेगा जो रिव्यू करेगा उसको, तो एक्सपर्ट के हिसाब से चार्ज लेगा। तो ये वैसे ही पब्लिश कर दिया गया।
मैं बताऊंगा इसमें क्या कमी है। अब इन्होंने क्या किया, एक तो जेंडर वाइज देखा फाइंडिंग्स में, भाई जेंडर का क्या है कि भाई महिलाएं ज्यादा सीआरएम की तरफ वो करती हैं, सीआरएम करती हैं या पुरुष करते हैं। ये एक स्टडी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और इन्होंने क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं मैं आपको थोड़े से बताता हूँ कि डज द एड मेक यू मोर और लेस विलिंग टू परचेस प्रॉक्टर एंड गैम्बल प्रोडक्ट्स। जब आप डस लिख रहे हो तो डस का मतलब होता है कौन सा क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन टैग हुआ ना, क्वेश्चन टैग इसका रिस्पांस काहे में आना चाहिए। जब हम डू डस करके कोई चीज पूछ रहे हैं तो रिस्पांस काहे में आएगा, बताइए आप लोग। हाँ जी, Yes or no? यस और नो में आएगा। यहाँ साहब 7 पॉइंट स्केल है, लिकर टाइप स्केल, 7 पॉइंट लिकर टाइप स्केल यूज कर रहे हैं वो लोग, और क्वेश्चन का फॉर्मेट ही यहीं से गलत हो गया, यहीं गलत कर दिया इन्होंने। पहली चीज, इस रिसर्च पेपर को मैं बता रहा हूँ रद्दी में डालने लायक क्यों है, ये तो पहला रीजन है कि अंग्रेज लोग हैं वो लिख रहे हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है क्या करना है। और ये से हर क्वेश्चन में हुआ है, हर क्वेश्चन में ओपिनियन पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कॉज पूछ रहे हैं। भाई ओपिनियन यदि आप पूछ रहे हो तो ओपिनियन से ओपन ओपन क्वेश्चन, नॉट ए क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो खुद लिखेगा, उसका डिस्क्राइब करेगा। आप यदि किसी चीज का ऑर्डर में रिस्पॉन्स चाहते हैं तो हाउ एग्री, ये क्वेश्चन में आएगा, हाउ एग्री आर यू विद दिस, ये आएगा भाई। तब आप तब वो स्ट्रांगली डिसएग्री और इस कंसेप्ट पे आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत है। दूसरी चीज, 7 पॉइंट लिकर टाइप स्केल इन्होंने यूज किया है। 7 पॉइंट लिकर टाइप स्केल जब भी यूज कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस को कंपेयर कर रहे हैं, ये जो 4.92 दिया है ना, दैट इज द एटीट्यूड टू द स्पॉन्सरिंग फर्म एंड कॉस्ट ब्रोकन डाउन बाय जेंडर एंड प्रॉक्सिमिटी, दिस इज द मीन। तो कभी भी लेकर टाइप स्केल का वर्टिकल मीन नहीं लिया जाता है, इन्होंने वर्टिकल मीन्स लिए हैं। ये देखिएगा हर जगह दिया है इन्होंने, द एटीट्यूड टूवर्ड्स द फर्म that use CRM and the cause are represented by the overall means in the table 2। ये मीन्स दिए हैं, यही सबसे बड़ी गलती करती है। जब भी लिकर टाइप स्केल होता है मीडियन लिया जाता है, मीन नहीं लिया जाता है। ऑर्डिनल लेता है, हमेशा मीडियन लेते हैं। स्केल है ही नहीं वो, लिकर टाइप स्केल बोलते हैं, लिकर टाइप का स्केल है पर स्केल नहीं है वो। दूसरी मिस्टेक ये इनके पूरे वर्क में आ गई, इसलिए भी ये रद्दी में डालने लायक है। तीसरी मिस्टेक जो इन्होंने करी है टेस्ट में करी है, जो इन्होंने टेस्ट लगाए, इन्होंने टी टेस्ट लगाया है। टी टेस्ट क्योंकि उन्होंने गलती यही कर दी कि मीन ले लिया। टी टेस्ट जो होता है मीन बेस्ड होता है, जबकि यहाँ मीडियन होना था और टेस्ट लगना था, विल्कोस टेस्ट लगना था। टेस्ट भी गलत लगा दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो रिसर्च पेपर है वो रद्दी में डालने लायक है ना। आज भी इस मैगजीन जिस जर्नल पे पब्लिश हुआ, उस जर्नल को मैं इस पेपर का एक रिव्यू रिपोर्ट यदि भेज दूं तो ऊपर नीचे हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत तुमने गलत पेपर पब्लिश कर दिया है। ठीक है, ऐसे काम हो रहे हैं रिसर्च के। और 3 बड़े साइंटिस्ट हैं, रोज पेटरसन स्प्रेट्स, ये कोई छोटा जर्नल नहीं है, इंटरनेट जेम्स। आपको रिव्यू सर्च डाल देना चाहिए ना सर। मैं डालूंगा, अभी तो ये मैंने कल परसों ही आया था, मैंने इसका एनालिसिस भी करके भेज दिया उनको। मतलब जो जो मुझे जिसने रेफर, मतलब उनके डेटा पे तो मैंने भेज दिया। मैंने देखिए उसमें क्या करेक्शंस हुए हैं मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें कहीं भी स्कोरिंग नहीं ली इन्होंने, सीधे क्वेश्चन को क्वेश्चन से, आइटम को आइटम से कंपेयर किया। आइटम से आइटम से जब कंपेयर करेंगे तो ऑर्डिनल डेटा है, ऑर्डिनल डेटा को आप मीन पे बेस ले ही नहीं सकते कभी। ये अभी इन्फ्लुएंस एनालिसिस जब बताऊंगा तब ये सब चीजें मैं बताऊंगा, और वो पूरा साइंटिफिक है, उनके सबके अपने पास रिव्यूज हैं। और
तो वो उस हिसाब से चलता है, पूरा बुक में सब लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, छपा हुआ है, अपन उस हिसाब से करेंगे ना, कुछ भी थोड़ी मीन मोड मीडियन कुछ भी थोड़ी लेंगे, हर चीज का अपना नेचर। तो ये पूरा पेपर जो है, ये देखिए बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तीनों अबाउट द ऑथर्स आप देखें, मैं भेजूंगा इनको, पर्सनली भी भेजूंगा और उधर भी भेजूंगा पब्लिशर, कि भैया ये क्या मचा रखा है गंद आपने, क्या कुछ भी आप रिसर्च पेपर लिख दोगे, टाप दोगे इधर से उधर से, ऐसा थोड़ी होता है। कि हमें क्या होता है कि यहाँ भेड़ चाल चलती है, मैं समझता था इंडिया में ही चलती है, पर ये मैंने पहला पेपर देखा है इंटरनेशनल लेवल पे जो इतना वर्स्ट रिसर्च पेपर, आज तक मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इस लेवल के पेपर नहीं देखा है ना। हजारों पेपर मैंने रीड किए हैं, हजारों, पर इस इतना वर्स्ट पेपर मैंने कभी नहीं देखा है। पता नहीं कैसे ये मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग के और इसके, आप ही की फील्ड के हैं मैडम, रित्या मैडम आप ही की फील्ड के हैं, मार्केटिंग वाले, यस सर। प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग हैं। ओके सर, मैं भी लिख दूंगी। तो ये है। अब देखिए इन्होंने मुझे डेटा भेजा था, मैं आपको वो बताता हूँ। ये तो था, उन्होंने मुझे रेफरेंस के लिए एक पेपर लिखा था, सर ऐसा रिसर्च पेपर मुझे बनाना है, तो मैंने उसकी खामियां आपको बताई कि लोग क्या करते हैं ना, रिसर्च पेपर देख लिए उन्होंने पुराने, उस हिसाब से टेस्ट अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है, हमें हमारे हिसाब से चलना। अब इनने जो डेटा मुझे दिया है, इनने भी क्वेश्चन वही के वही, कोई क्वेश्चन में वो नहीं है इनके, in cause related is cause related marketing defined earlier on the questionnaire, a good way of raise money for the cause। ये हम 7 पॉइंट स्केल है। अब इस लिख रहे हैं तो इसमें आप लिखा टाइप, मतलब वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इस तरह का कंसेप्ट आ ही नहीं सकता था, तो क्वेश्चन को भी रिफ्रेम करना पड़ा हमें सबसे पहले। आफ्टर रीडिंग द एड गिवन द प्रीवियस पेज विल एन इंडिविजुअल बी मोर और लेस, और ये अमेजन इंडिया, डू यू थिंक द वेरियस एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स। तो ये 3 क्वेश्चन और भी हैं, शुरू के क्वेश्चन बताता हूँ आपको। डज दिस कैंपेन मेक मोर और लेस विलिंग टू परचेज, पर डज दिया आ गया, यस नो आ गया, है ना। इन योर ओपिनियन इज द फॉर्म, जब आप ओपिनियन पूछ रहे हो दादा, वो तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इन योर ओपिनियन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ आप लेकर टाइप क्यों ले रहे हो फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब क्वेश्चनियर बना रहे हो तो आप क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहे हो। आप लेकर टाइप इसके लिए तो आपकी स्टार्टिंग बेस ही होना चाहिए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 80 क्वेश्चंस इन्होंने 3 दिए हैं, एटीएम एटीट्यूड टूवर्ड्स, तो मैं बताता हूँ 80 का फुल फॉर्म, कंज्यूमर एटीट्यूड टूवर्ड्स सीआरएम, जो कैंपेन चल रही है उसके, आप कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है उसके। और एफसीटी जो है, कंज्यूमर फीलिंग टूवर्ड्स सीआरएम कॉज, उन किस कारण के लिए हो रहा है सीआरएम, है ना, फीलिंग टूवर्ड्स। तो ये 2 इनके पास चीजें हैं, एक तो एटी और एक एफसीटी, कंज्यूमर एटीट्यूड टूवर्ड्स सीआरएम कैंपेन, कंज्यूमर फीलिंग टूवर्ड्स सीआरएम कैंपेन। तो ये 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो इनके हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन जो इनके हैं वो एटीट्यूड टूवर्ड्स कंज्यूमर कैंपेन जो है उस पे है, और 4 क्वेश्चन इनके जो हैं वो आपके एफटीसी से रिलेटेड। क्वेश्चन के फॉर्मेट सभी गलत हैं, सभी सुधारना पड़े। अब ये जो 2 क्वेश्चन इनके पास, जो बाकी का डेटा था, जैसे उन्होंने मेल और फीमेल लिया था, तो जब मैंने मेल और फीमेल का रेशियो देखा तो इसमें बहुत ही ऑड रेशियो आया, फीमेल खाली 3-4 हैं और बाकी के मेल्स हैं। तो ये बड़ा, जो इनका 100 डेटा है, 100 डेटा में 10 या 12 फीमेल है और मेरे ख्याल से बाकी मेल्स हैं। तो ये कोई हम उस पर स्टडी कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों कैटेगरीज में। हाँ, यदि 40-60 का रेशियो भी होता तो हम उस पर स्टडी करते, जेंडर को हम कंसिडर करते हैं। दूसरा, एज जो है वो पूरा 18 to 25 ईयर्स एज लिया हुआ है ना, तो वहाँ भी हम कुछ उसका डिमार्केशन नहीं कर सकते थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबकी ग्रेजुएशन है तो कोई मतलब नहीं है। एवरेज फैमिली इनकम भी ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर है, मीडियम क्लास फैमिलीज हैं।
तो वहां भी कुछ ऐसा नहीं था कि इन चारों वेरिएबल हमारे पास ये बेकार है, रिडंडेंट वेरिएबल्स हैं, हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं एनालिसिस में आगे। अब वहां ये उलझ गई कि मोहतरमा की सर अब क्या करेंगे, या तो जेंडर पे भी जो रिसर्च पेपर था पिछला वो जेंडर के ऊपर था, वो एज के को भी उन्होंने लिया था। मैंने कहा एज तो तुम्हारा सेम जा रहा है, कांस्टेंट है पूरा 18 to 25 है सबके लिए, और जेंडर में भी आपका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ऑड है। मैंने कहा उस पर भी नहीं कर सकते। अब चीज फंस गई साहब, क्या करेंगे। किस्मत से ये दो क्वेश्चंस पड़े हुए थे साइड में। क्वेश्चन देखिएगा, हाउ ऑफन हैव यू शॉप फ्रॉम अमेजन इंडिया? सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, नेवर। 3 कैटेगरी। दूसरा एक और क्वेश्चन था हमारे पास, हाउ you ever heard about the supported the gift a smile campaign of Amazon? How you ever heard? आपने कभी सुना है, नहीं सुना है? कुछ लोगों ने सुना होता है पर कभी सपोर्ट नहीं किया होता है, कुछ लोगों ने कभी नहीं सुना होता है, नेवर हर्ड, तो उनका सपोर्ट करने का बात ही नहीं आती है, और कुछ लोगों ने सपोर्ट किया होता है, हैव सपोर्टेड द कैंपेन, है ना, सुना होता है, सपोर्ट किया होता है। 3 कैटेगरी इसमें थे। अब जब यहाँ बात नहीं बनी चारों में, जो मेरे लिए रिडंडेंट हो गए, तो ये दो क्वेश्चंस को मैंने जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज करिए, आईवी की तरह यूज करिए, ठीक है। ये मेरे आईवी हो गए, ना कि जेंडर ना कुछ। मैंने इसके हिसाब से मैं चलूंगा। अब किस्मत से 80 के मेरे पास 3 क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन वाइज ना जाके 80 का मैंने स्कोर निकाला। एफटीसी का 4 क्वेश्चन है, इनका स्कोर निकाला। अब स्कोर निकालने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं सम ले लूं या मैं मीन ले लूं। सम इसलिए नहीं लूंगा कि 3 क्वेश्चन का यदि सम लेता हूं तो मैक्सिमम 7, जो स्केल जो है 1 to 7 है, तो 3 क्वेश्चन का यदि सबने 1 1 1 भी भरा तो मिनिमम आएगा 3 और मैक्सिमम आएगा 21। 7 3 या 21, 3 क्वेश्चन, तो रेंज यहाँ 3 से 21 आएगी। और जब एफटीसी की बात करूंगा जहाँ 4 क्वेश्चन, तो वहां मिनिमम आएगा 4 और मैक्सिमम आएगा 28। तो रेंज चेंज हो जाएगी। रेंज चेंज हो जाएगी तो मेरे स्टडी को कहीं ना कहीं, मेरे एनालिसिस को इफेक्ट करेगी। दोनों जो स्कोर हैं वो अलग अलग रेंज के, एक 3 to 21 है, दूसरा 4 to 28 है। तो मुझे रेंज सेम चाहिए, तो मैं मीन निकालूंगा, मीन स्कोर लूंगा। इन तीनों का जो सम है, इनको तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मीन स्कोर मिलेगा। ऐसे ही मैं 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड करूंगा तो मीन स्कोर होगा। जो मीन स्कोर होगा 1 से 7 के बीच में ही होगा, क्योंकि मेरा जो डेटा है 1 से 7 ही है हर जगह। तो मीन स्कोर मैंने लिए इनके। क्लियर हो रहा है आप लोगों को कंसेप्ट? यस, हाँ जी। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आप ऑडिबल हो सर, थोड़ा इंटरनेट चॉपी है सर। ठीक है, क्लियर क्लियर। हुआ यहाँ तक? कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? देखिए, रास्ता निकालना पड़ता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था क्या नहीं था, अब वो बंदे ने काम कर लिया है, अब उसको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है। भाई नहीं करवाएगी तो उसका पीएचडी में दिक्कत होगा, 2 रिसर्च पेपर उसको करवाना है। तो ऐसे कई बार हमें निकालना पड़ता है, और इसके लिए फिर मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको रिजल्ट ही दिखाता हूँ, स्क्रिप्ट तो मैं बाद में कल परसों बता दूंगा आपको जब अपन चलेंगे इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस करेंगे। ये मैंने रिसर्च मेथड लिखा है कि ये अपन पूरे डिटेल में नहीं जाते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन चेंज किए, जो 3 क्वेश्चन थे आईटी के। हाउ एग्रीड आर यू विद दिस कैंपेन मेक यू मोर विलिंग टू परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजन इंडिया?
इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन के चेंज किया। और इस क्वेश्चन में भी साहब बड़ा ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि क्वेश्चन में दोनों चीजें थी कि मोर एंड लेस विलिंग की बात कर रहे हैं। तो भाई मैं मोर एंड लेस पे तो एग्री और एग्री इसके लगा नहीं सकता दोनों पे, मोर या लेस पे, या तो मोर पे लगाऊंगा या लेस पे लगाऊंगा, है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वर्ड टू वर्ड पकड़ना पड़ता है हमें। तो मैंने मोर को लिया। देखिए मोर और लेस नहीं लिया मैंने। ये मैं बारीकी आपको बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन ईयर कभी भी फ्रेम करें तो बहुत सतर्कता से क्वेश्चन ईयर को फ्रेम करें, ठीक है। तो ये मैंने एटीसी स्कोर नाम दे दिया इसको, मीन स्कोर को। एंड फाइनली वी हैव कंप्यूटेड द मीन स्कोर फॉर ऑल द 3 आइटम्स लेटर डिनोटेड बाय एटीसी स्कोर। ऐसे ही है सीआरएम कॉस के लिए मैंने 4 क्वेश्चंस लिए, और इस क्वेश्चंस का मुझे समझ में नहीं आया, मैं रेट करके भेज दिया। मैंने कहा यार तुम इसको सही फ्रेम करो, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने बाकी मैंने कर दिया है, इस क्वेश्चन को खाली फ्रेम कर लेना, रेट कलर करके भेज दिया। अब ये जो अपने पास थे, जो अपन ने वेरिएबल्स लिए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो लिए हैं, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंट, इसकी कैटेगरी थी हाउ ऑफन वाले की, और इसकी भी थी। तो ऑब्जेक्टिव, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव फ्रेम करे भाई। अब ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। The 4 main objective of our study: the consumer attitude to a CRM campaign of adults who shopped from Amazon India. Consumer feeling towards CRM cause of adults who shopped from Amazon India. है ना? यहाँ कैंपेन की बात हो रही है, कॉज की बात हो रही, फीलिंग टूवर्ड्स या एटीट्यूड टूवर्ड्स है। इसी प्रकार के यहाँ भी एटीट्यूड टूवर्ड्स है अबाउट हाउ हियर, है ना, एवर हेयर्ड वाले पे, और एवर हेयर्ड वाले पे फिर आपका वही कॉज पे है। फिर इनके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया हमने, है ना, for fulfilling the above objectives we had formulated following 5 hypotheses. There is no significant effect, क्योंकि देखिएगा यहाँ जो है ना 3 कैटेगरी है अपने पास, और 3 कैटेगरी को जब हमने मीन स्कोर निकाला है, एक तो एटीसी का निकाला है, और एक एफटीसी, एसीटी और एफटीसी, ऐसा कुछ, एसीटी और एफटीसी, इनके स्कोर निकाले। तो मीन स्कोर का पहला जो है हम एसीटी से कंपेयर कर रहे हैं कि कंज्यूमर एटीट्यूड कहाँ गया ये, there is no significant effect of adults who shopped from Amazon India on consumer attitude towards CRM campaign, है ना, who shop। तो पहला जो हमारे पास है शॉप्ट के बारे में है, आप देखिएगा, यू शॉप द अमेजन इंडिया। तो इसमें 3 है, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली। जब 3 है, कैटेगरिकल हैं, और हम इसको बात कर रहे हैं उनके तीनों के व्यू जो हैं, एसीटी के जो व्यू हैं, भाई नेवर वाले जो हैं उनका एसीटी पे क्या वो है, क्या रहा है स्कोर, और सेल्डम का क्या रहा है, और फ्रिक्वेंटली का क्या। तो हम तीनों में कंपेयर कर रहे हैं। जैसे माइलेज को नहीं अपने टी अप्लाई फंक्शन से एम के लिए, भाई ऑटोमेटिक का माइलेज क्या है, मैनुअल का माइलेज क्या है ना। हाँ तो कंटिन्यूस माइलेज, पर अपन ने कैटेगरी में, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली का भाई क्या है, सेल्डम का क्या है, नेवर का क्या है, क्योंकि अब अपन ने मीन स्कोर ले लिया। मीन स्कोर ले लिया तो हम एनोवा भी लगा सकते हैं, टी टेस्ट भी लगा सकते हैं। जब अपन हॉरिजेंटल स्कोर मीन लेते हैं तो वो इंटरवल स्केल में कन्वर्ट हो जाता है, लिकर्ट टाइप स्केल, वो लिकर्ट स्केल बन जाता है ना। तो वो लिकर्ट स्केल है, वो कंटिन्यूस हो जाता है, वो इंटरवल स्केल की तरह काम करता है। जब इंटरवल स्केल की तरह काम करता है तो हम मीन पे काम कर सकते हैं। मीन वाले जो भी आगे एनालिसिस है, मीन ग्रुप मीन को लेके चलते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। एनोवा जो है वो ग्रुप मीन को लेके चलता है, तो हम इसलिए यहाँ पे एनोवा यूज कर रहे हैं, क्योंकि 3 कैटेगरी है ना, नेवर, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली। हाँ यदि 2 होती तो मैं टी टेस्ट भी यूज कर सकता था, पर यहाँ यदि टी टेस्ट में यूज करता हूँ तो मुझे 3-4 बार टी टेस्ट यूज करना पड़ेगा, नेवर सेल्डम का, सेल्डम फ्रिक्वेंटली का, फिर नेवर फ्रिक्वेंटली का। तो 3 टी टेस्ट करना पड़ेंगे, जो कंफ्यूजिंग होंगे, समझने में दिक्कत आएगी लोगों को, इसलिए मैंने एनोवा यूज किया। 1 वे एनोवा यूज कर रहा हूँ मैं इधर। तो देखिएगा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहला हाइपोथेसिस लिया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द एडल्ट्स हु शॉप फ्रॉम इंडिया, तो मैंने एनोवा किया हाउ ऑफन का, और हाउ ऑफन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन ऑफ स्क्वायर्स, देन एब वैल्यू, और ये 0.0573 है, जो कि 0.05 से ज्यादा है। तो मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया,
सो द एबो टेबल नहीं एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट नहीं एक्सेप्ट हो गया, 0.05 से ज्यादा है, एक्सेप्ट हो गया. The above table one shows that the p-value is more than 0.05 means there is no significant effect of adult source of from Amazon India on consumer attitudes towards CRM campaign at 95% confidence level. तो ये इस प्रकार से हमने इसको किया. ऐसे ही मैंने सेकंड हाइपोथेसिस लिया, इसमें भी आया ऐसे ही, चारों के चारों जो है नॉन सिग्निफिकेंट निकले. हाँ, पांचवा मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि मैं एसीटी और एफटीसी को कंपेयर करूं, लोगों के जो फीलिंग है और लोगों का जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड टुवर्ड्स कैंपेन और फीलिंग टुवर्ड्स कॉज, है ना, कैंपेन की तरफ एटीट्यूड और कॉज की तरफ, तो उनमें अंतर है कि नहीं है ना. तो मैंने इस फिफ्थ हाइपोथेसिस बनाया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन. अब यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ मैं एनोवा यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ दो वेरिएबल हैं जिसके बीच में मैं टी टेस्ट यूज कर रहा हूँ, है ना. आप समझ में आया डिफरेंस, कहाँ एनोवा यूज किया, कहाँ टी टेस्ट यूज किया. यहाँ मैं टी टेस्ट यूज कर रहा हूँ, एसीटी इज अ कंटीन्यूअस, एफटीसी इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल and I am comparing both, so I will use the t-test. So there is no significant difference between ACT and FTC scores of consumers. तो यहाँ टी टेस्ट है, टी वैल्यू ये आया, डी एफ ये आया, मीन ऑफ डिफरेंसेस होता है, पेयर्ड वाइड टी टेस्ट है, मैंने लिखा है ये पेयर्ड टी टेस्ट, एंड 0.09 सिग्निफिकेंट एरर आएगी, है ना. स्टैंडर्ड एरर, सॉरी स्टैंडर्ड एरर लेंगे ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इट इज द सैंपल taken from some population, so we have to use the AC instead of ST. P value 0.006, yeah, it is less than 0.05, so it is, our null hypothesis has been rejected. हमारी ये hypothesis there is no significant difference in ACT FTC scores of consumers, नहीं, there is significant difference, ये बोल रहा है कि नहीं significant difference है. आपके कंज्यूमर का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स कैंपेन है और जो फीलिंग्स टुवर्ड्स कॉज है, दोनों में अंतर है, ये बता रहा है. ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे. सो आई हैव गिवन वेरी स्मॉल इंटरप्रिटेशन, वी कुड राइट दिस इन अ पैरा आल्सो, बढ़ा सकते हैं. So the above table 5 shows that there is significant difference between ACT scores and FTC scores of the consumers at 99% of confidence level. Is there any doubt? आप लोगों को समझ में आया कि थोड़ा सा मैंने आज, क्योंकि अपन नेक्स्ट चैप्टर वही चालू करने वाले हैं, तो मैंने आपको आप बताया किस तरह से डेटा आता है और इस तरह से हम इसको वर्क करते हैं. हाँ जी, आप लोगों की कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चन हो तो बता, कोई पूछना हो. ओके, तो वाइंड अप करें अपन, टाइम हो गया है, 7:30 हो गए हैं, आप लोगों को वाइंड अप करना है. हाँ भाई सुबह जी, कुछ पूछना है क्या सभी? सर ये केस स्टडी वगैरह थोड़ा समझना पड़ेगा, आई थिंक हाँ उतना नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ, बट ठीक है, मैंने तो अभी काफी फास्ट आपको वो करके बताया, टाइम का अपने पास कांस्टेंट था. रित्या जी आपको समझ में आया? यस सर. नित्या जी को इसलिए आ रहा होगा, उनको पीएचडी वो उनको करना है पीएचडी वो उनको कोई प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उनका, तो वहाँ यूज होना है और वो इन्वॉल्व है इसमें थोड़ा सा इन चीजों में, इन एक्टिविटी में, तो उनको तो समझ में आया होगा. समझिए ना नित्या जी, देखिए कितना बड़ा, मतलब आपको जो मैंने रिसर्च पेपर दिखाया इंटरनेशनल लेवल पे, कितना मतलब आप सोचिए कितना मतलब बेकार चीज है कि मतलब उन्होंने कुछ तो भी कर डाला है जो होना नहीं चाहिए, तो ये उस लेवल पे ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे तो कितना होता होगा. मैं बता रहा हूँ ना, मैं 80% पीएचडी थीसिस यदि मैं इसका रिव्यू दे दूं डीएवी में जितनी है, तो 80% तो रिजेक्ट करना पड़े उन्हें वापस में, पुरानी जितने कर चुके हैं लोग. सही बता रहा हूँ. और अभी भी गाइड कई बार मुझसे बहस करते हैं. मैं जैसे पीयर टी टेस्ट निकाला, पीयर टी टेस्ट में क्या होता है, मीन का डिफरेंस लेते हैं, है ना, मीन ऑफ डिफरेंसेस लेते हैं. पहले डिफरेंस देखते हैं, वो पीयर है ना, प्री और पोस्ट का डिफरेंस देखेंगे, उसका मीन लेंगे. अपन ने टेबल में लिख दिया मीन ऑफ डिफरेंसेस, तो वहां से गाइड की डिमांड आती है, नहीं साहब वो दोनों वेरिएबल का मीन अलग अलग है. अरे भाई, जब दोनों वेरिएबल का मीन लिया ही नहीं जाता है तो मैं क्यों लिखूंगा टेबल में, बताइए आप, है ना. वो कब लिया जाता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट. इंडिपेंडेंट है ही नहीं वो, तो
पीआरटी टेस्ट है, प्री पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा दिक्कत होता है, एक तो समझने को तैयार नहीं होते हैं, एजेड होते हैं ज्यादातर गाइड, तो वो एक ही लकीर पीटते हैं, क्या कन्विंस होने को तैयार नहीं होते वो। हाँ, कुछ कुछ हो जाते हैं जो मानते हैं कि नहीं यार ये, जो मुझे पहले से जानते हैं कि हाँ परमार जी ये कर रहे हैं, और जो तो वो जो जानते हैं वो लोग कन्विंस हो जाते हैं, वो आंख बंद करके मेरी बात मान लेते हैं, नहीं यार परमार जी आप ठीक बोल रहे हैं, आप जैसा है करिए अपने हिसाब से। जो जानते हैं, अब जो नहीं जानते हैं, जिन गाइड मुझे, और उनका मेरे पास पीएचडी का काम है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया अपने हिसाब से, अच्छे से अच्छा किया, और देखा तो और कुछ भी नहीं। और वो तो लकीर बीटेंगे कि यानी हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। अब वो चीज वहाँ अप्लाई नहीं होती है, क्या करो। उन्होंने कहीं रिसर्च पेपर में पढ़ रखा है पुराने, और उसी को पीट रहे हैं, नहीं साहब वहाँ तो ऐसा था। तो आज मैंने फेसबुक पर डाला है वही कि भाई जो 99% स्टेटिस्टिक्स है, खाली 49% ही आपको एक्सप्लेन करती है वो चीजें, रिवील करती है ना। तो वो चीजें, चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप लोग भी लेट हो रहे होंगे, और नेक्स्ट सेशन से अपन एक नया टॉपिक, नई चीज पूरा बेसिक से चालू करेंगे। आपको सबको समझ में आएगा सभी, और फनेंद्र वगैरह को सबको, क्योंकि ये लोग थोड़े डिफरेंट डोमेन में हैं, पर समझ में आएगा। इसके बगैर अपन प्रेडिक्टिव नहीं कर सकते, प्रेडिक्टिव में भी हम को ये सब चीजें रहती हैं, पर वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं एल्गोरिथम में, पर रहती हैं, इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा ना भाई। ऑटोमेटिक हो रही है ठीक है, पर आपको उसका इंटरप्रिटेशन तो मालूम होना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन में को अपन को यहाँ समझ में आएगा इन्फ्लुएंशियल में, और प्रेडिक्टिव में अपन को ये करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाता है फंक्शन के साथ, और खाली इंटरप्रिटेशन हमें करना रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू। है ना। परसों अपन देखेंगे नए तरीके से, नया इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस का चैप्टर चालू करेंगे, और इनके मैं कोशिश करूंगा आपको असाइनमेंट दे दूंगा, तो आप लोग कोशिश करिएगा करने की असाइनमेंट्स, है ना। मैं आज हुआ तो शेयर कर दूंगा असाइनमेंट 2 चैप्टर्स के, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कम्युनिकेशन, आप आराम से उसको करिए।